पीछे पढ़े अशोक का जीवनी और अशोक के जीवन काल में एक घटना घटी कलिंग युद्ध, और कलिंग युद्ध के बाद ये मौर्य वंश जिसकी नीति थी युद्ध करो, जीतो और साम्राज्य का विस्तार करो, इस नीति के जगह अशोक ने धम्म की नीति लाई। इस कलिंग युद्ध के बाद अशोक के हृदय परिवर्तन हो गए, हृदय द्रवित हो गया और इसने प्रतिज्ञा ले ली युद्ध के मैदान में कि आज के बाद मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ना ही मैं किसी का वध करने वाला हूँ, ना ही मैं किसी का राज्य को हासिल करने वाला हूँ। हमें केवल और केवल मानव का कल्याण करना है और इस कल्याण के लिए हमें अपने प्राणों को न्यौछावर करना पड़े तो हम कर लेंगे। क्योंकि अशोक के समय जो भारत का विस्तार था बहुत बड़ा था। यहाँ से शुरू किया जाए तो ये जो पूरा पिंक कलर आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा पिंक कलर अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत है। इसके बगल में श्रीलंका को भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी अशोक ने अपने मंत्रियों को, अमात्यों को धम्म के प्रचार के लिए भेजा। तो हमारा जो आज का मुख्य टॉपिक होगा अशोक का धम्म, कि आखिर ये धम्म है क्या, धम्म की क्या क्या शर्तें थी, धम्म की क्या क्या विशेषताएं थी। चलिए शुरू करते हैं अशोक के धम्म के विषय में। अशोक का धम्म, सबों को मालूम होगा कि कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने इसकी स्थापना की और अस्त्र शस्त्र के स्थान पर, राज्य विजय के स्थान पर इसने धम्म प्रचार के लिए नीतियां बनाना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने अमात्य यानी कि मंत्रियों को धर्म के प्रचार के लिए मंत्रियों की भी नियुक्ति की। अब धम्म अगर है तो इस धम्म में अशोक ने आखिर क्या क्या बातें की। सुनने में लगता है ये धम्म का अर्थ क्या होगा, तो धम्म का तात्पर्य धर्म से है कि अशोक ने एक अपना धर्म अपनाया और उस धर्म का उद्देश्य जो था जीवों का, मानवों का कल्याण करना। जब हम कल्याण करेंगे, कोई भी इस मत में दीक्षा लेगा, अशोक के धर्म को अपनाना चाहेगा, तो अपनाने से पहले वो जानना चाहेगा कि आखिर धर्म में है क्या, और धर्म में सभी को प्रवेश मिलेगा या नहीं। अगर प्रवेश लेना है तो उसके लिए हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। जैसे आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे लोग सत्संगी बन जाते हैं। अब सत्संगी अगर ये बना तो सत्संगी लोगों के लिए भी कुछ शर्त रख दिया जाता है। क्या शर्त? कि ऐसे लोग सबसे पहले जो मांसाहारी भोजन है उनको ये छोड़ देंगे, मांसाहारी भोजन को ये पूरी तरह से त्याग देंगे। उसके बाद काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, कई और भी आचरण है जो उनको करना होगा, तभी जाके आप इस पंथ में या इसके सदस्य बन पाएंगे। ठीक, धम्म भी उसी प्रकार का एक धर्म था और इनको भी अपनाने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें थी, आवश्यक तत्व थे जिनको व्यक्ति के ऊपर में लागू करना जरूरी था। तो देखिए, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्म की स्थापना की, पूर्व के पाठ में भी हमने पढ़ा है, और धम्म के प्रचार की नीतियां अपनाई। अशोक ने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी धम्म प्रचार के लिए अपने प्रचारक भेजे। अपनी पुत्री सिंहमित्रा और पुत्र महेंद्र को इसने श्रीलंका भेजा, हम आगे पढ़ेंगे। और तो धम्म पालन, यदि आप इस धम्म अर्थात अशोक के धर्म को मानना चाहते हैं
तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, किन किन शर्तों को मानना होगा, किस प्रकार के आचरण को अपनाना होगा। तो पहली बात देख लीजिए कि प्राणियों की हत्या ना करना, यानी कि सीधी सी बात है कि आपको हिंसा नाम का चीज से दूरी बनाना होगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि माता पिता की सेवा करनी होगी। 2 शर्त, 2 तत्व। तीसरा, गुरुजनों का सम्मान करना होगा। चौथा, मित्रों, परिचित ब्राह्मणों, दासों के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। यदि मित्र है या गुरु है या दास मतलब जो गुलाम, मौर्यों के समय बहुत सारे लोगों को खरीदा जाता था और खरीद करके काम करवाया जाता था, ऐसे लोगों को गुलाम कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की चाणक्य की सहायता से, तो चंद्रगुप्त मौर्य भी गुलाम था और इन्हें तराशा चाणक्य ने। जब चाणक्य इन्हें तराशने का कार्य किया, शुरुआत किया, तो चंद्रगुप्त को विश्वास ही नहीं था कि हम इस मगध का और साथ ही साथ अखंड भारत का सम्राट बन पाएंगे। जब पहली बार उनको बताया गया कि चंद्रगुप्त, तुम में वो सारा लक्षण है कि तुम इस अखंड भारत का, मगध का सम्राट बन सकते हो, तो चंद्रगुप्त को विश्वास ही नहीं हुआ। उसको लगा ये गुरु जो है ना, इसका मस्तिष्क खराब हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया कि हम जैसे गुलाम, कोई राजा का बेटा तो है नहीं, गुलाम को कहता कि सम्राट बनाएगा, वो भी मगध, तो मगध पूरा भारत का। कहा कि जाइए अपना दिमाग ठीक करवाइए। तो इन्हीं गुलामों को दास कहा जाता था उस समय। तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, मनुष्य की ऐसे भी पहचान है कि मनुष्य का व्यवहार यदि सबों के सामने समान हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब, अच्छा हो चाहे बुरा, सबों के साथ वो समान व्यवहार करता है, तो कहेंगे उसका आचरण क्या है, अच्छा, चरित्र क्या है, अच्छा। तो ये शर्तें माननी पड़ेगी यदि आप धम्म अर्थात अशोक के धर्म को अपनाना चाहते हैं। 5वां, अल्प व्यय एवं अल्प संचय। आपको अल्प व्यय करना, बिल्कुल हल्का फुल्का खर्च करना, कोशिश करेंगे कि कम से कम खर्च हो, और साथ ही साथ अल्प संचय। यदि खर्च हम कम करेंगे तो हम जमा जो हम करेंगे वो भी हम क्या करेंगे, कम। सोचेंगे कि भैया खर्च ही नहीं है तो जमा करके क्या करेंगे, क्या। तो 5वां है हमारा अल्प व्यय एवं अल्प संचय, मतलब हमें खर्च भी कम करना है और जमा भी कम करना। खर्च कम करेंगे तो हमें जमा भी कम ही करना पड़ेगा। अगला है सादगीपूर्ण जीवन, साधारण जीवन जीना है, सिंपल जीवन जीना है। हमें जो है वो जो चमक धमक है, चकाचौंध वाली दुनिया है, इससे हमें दूर रहना है। अगर हमको कहेगा कि कोई पार्टी में जाना, बहुत लोगों को देखिए पार्टी में अब जाएगा तो कहेगा हमारे पास कपड़ा नहीं है, कोट चाहिए, चश्मा चाहिए, जूता, अब जूता में पॉलिश नहीं है, टाई थोड़ा गंदा है, सब कुछ चाहिए, तब वो जाएगा। उसमें से कुछ भी नहीं रहा तो वो जाने वाला नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसा है कि भैया लूजर भी पहना है, टी शर्ट है। अशोक ने 5 दुर्गुण बताए। ये तो धम्म को पालन करने के लिए जो आवश्यक तत्व थे वो आपको हमने पढ़ाया। कुल 6 तत्व थे जिनका पालन करके आप धम्म को अर्थात अशोक के धर्म में आप प्रवेश पा सकते हैं। उसके बाद अशोक ने कहा कि इस संसार में जो मानव में जो दुर्गुण है वो कितने हैं और कौन कौन है। तो अशोक ने कहा कि मानव के शरीर में या मानव के मस्तिष्क में, मानव के भाव में 5 दुर्गुण होते हैं। पहला दुर्गुण है उग्रता, वो किसी भी बात पर उग्र हो जाता, गुस्सा हो जाता है तुरंत में, इन्हें त्यागना पड़ेगा। दूसरा निष्ठुरता,
निष्ठुरता, किसी भी प्रकार का संवेदनशीलता नहीं होना, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो संवेदनहीन है, मतलब कि अगर बगल में दुख हो रहा है, उस दुख से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मर गया है बगल में बेचारा, समाज के लोग उसके प्रति अपना दुख प्रकट कर रहा है, लेकिन इसको उससे मतलब नहीं है। कुछ लोग कष्ट से जी रहे हैं, उस कष्ट को देख रहा है तो यही कहेगा दो भाड़ में जाए। ऐसे लोगों का बस एक ही सिद्धांत है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। और इस प्रकार के लोग आजकल के नेता लोग, इनका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो ये भी मनुष्य का क्या है? दुर्गुण, क्रोध। तुरंत में किसी भी बात पर क्रोध आ जाना, क्रोध आना ही नहीं चाहिए। गुस्सा, यही तो वैर का जड़ है, यही तो सारे झंझट का जड़ है। ये भी अशोक के हिसाब से, अशोक के अनुसार से क्या है? दुर्गुण। गर्व, कभी कभी क्या होता है कि मानव अगर ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, बहुत ज़्यादा सफलता भी मिल जाता है, तो देखिएगा उनको घमंड हो जाता है। ये घमंड भी नहीं होना चाहिए। इनका कहना है कि आप सफलता की कितनी भी ऊंचाइयों तक पहुंच क्यों न जाए, आपका व्यवहार वही रहना चाहिए जैसा शुरू में था। और आजकल देखेंगे कुछ लोग जिनको थोड़ा सा भी पैसा उसा हो गया तो भैया आपको नज़रों से भी नहीं देखने वाला है, खत्म हो जाएगा। आगे देखिए, पांचवा है ईर्ष्या। ईर्ष्या मतलब हमें जलना नहीं है किसी से। कोई हमसे आगे निकल गया, हमारे समाज का ही है, तो हमें उस पर खुश होना चाहिए कि वाह, कम से कम हमारे समाज का, हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का कोई लड़का सफलता तो प्राप्त किया। लेकिन होता उल्टा है। लोग कहता है कि बाबू कैसे पास कर गया, कैसे वो सफल हो गया। आप ही लोग इंटर में पास कीजिएगा, अच्छा खासा मार्क्स अगर आ गया तो कहेगा बाप रे कैसे पढ़ लिया, लगता है चोरी किया होगा, कहीं ना कहीं कुछ होगा। ये है ईर्ष्या, और इससे मनुष्य को दूर होना चाहिए। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा अशोक ने कितने दुर्गुण बताए? आप कहेंगे अशोक ने 5 दुर्गुण बताए। कौन कौन सा? उग्रता, निष्ठुरता, क्रोध, गर्व और ईर्ष्या। अब अशोक के धम्म में शामिल होने के लिए जो आवश्यक तत्व थे उनको हमने पढ़ा। इसके बाद अशोक ने जिन गुणों को, जिन दुर्गुणों को त्याग करने के लिए कहा, ये भी कहा। अब ये तो इनका सिद्धांत हुआ कि सर इनको एक्सेप्ट करना है और इनको इजेक्ट कर देना है, आपको छोड़ देना, आपको त्याग देना। अब इन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करना होगा? प्रचार करना होगा, लोगों को भेजना होगा कि जाइए उनको कहिए ऐसा व्यवहार करेगा, इन चीज़ों को छोड़ेगा। तो इनको लोगों तक, सामान्य जन तक पहुंचाने के लिए अशोक ने प्रचार का एक उपाय बनाया कि बाबू ऐसे प्रचार होने वाला नहीं है। जहां अशोक धर्म से पहले युद्ध को जीतने के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करते थे, महामात्रों की नियुक्ति करते थे, अब वो धर्म के प्रचार के लिए, अपने धर्म के प्रचार के लिए मंत्रियों का नियुक्ति करना शुरू कर दिया। तो पहला पॉइंट है, इसने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। यानी कि दरबार में अब ऐसे विद्वान लोग बैठेंगे जिनका उद्देश्य युद्ध करना ना होगा, किसी राज्य पर आक्रमण करना ना होगा, किसी राज्य को हराना नहीं होगा, बल्कि हमारे धर्म का प्रचार कैसे हो अन्य राज्यों में, इसका योजना बनाना था। दूसरा, विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच वैर भाव को समाप्त करना, क्योंकि इस समय सनातन धर्म तो थे ही, साथ ही साथ इसके समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म, दोनों ही धर्म फल फूल रहे थे, यानी कि इनके समकालीन थे।
मौर्य वंश के समकालीन बौद्ध भी था, जैन भी था और पहले से सनातन, और इसने अपना एक धर्म दे दिया जिसका नाम धम्म था। तो इसने कहा कि देखिए सर, हमारा जो आप धर्म का पालन कीजिएगा, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप बौद्ध धर्म को मान रहे हैं तो हमारा धर्म को नहीं मान सकते, जैन को मान रहे हैं तो नहीं हमारा भी मान सकते। ये हम नहीं कहेंगे कि तुम जैन को छोड़ो और हमारा धर्म मानो, नहीं। सनातन है तो भैया आप सनातन को भी मान सकते और धर्म को भी मान सकते। इसके समय तक सनातनियों की संख्या काफ़ी क्या हो गई थी, कम हो गई थी, क्योंकि इसमें बहुत सारा दोष आ गया था और इसी दोष को दूर करने के लिए ही इन दोनों धर्मों की स्थापना हुई थी। तो अब धर्म में क्या किया गया कि जो यहाँ भेदभाव है, इस भेदभाव को इसने क्या कर दिया, समाप्त। जैसे आज देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति कह दे कि नहीं हम इस धर्म को मान रहे हैं और हमें ये धर्म और ये धर्म भी मानना है, तो तुरंत में कहेगा इस तरफ के जो कट्टर लोग नहीं, तुम इस धर्म में नहीं जा सकते हो, मानना है तो यही मानो या तो तुम सीधे इसमें चले जाओ। इसका कहेगा इसमें चले जाओ, या तो तुम यहीं रहो या तो दूसरे में चले जाओ, किसी एक जगह ही तुम रह सकते हो। लेकिन यहाँ पर कहने नहीं, ऐसी बात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सब मिलजुल कर रहेंगे। तो इसने सभी धार्मिक संप्रदायों के बीच वैर की जो भावना थी उनको क्या किया, समाप्त कर दिया। धर्म प्रचार हेतु विभिन्न भागों में धर्म की शिक्षाओं को शिलालेखों पर उत्कीर्ण कराना। जो धर्म की शिक्षा थी यही ना शिक्षा थी, ये शिक्षा थी, ये दोनों शिक्षा थी। इन्हें आपको ग्रहण करना है और इन्हें आपको त्याग करना है, इनका आपको अनुसरण करना है और इन्हें आपको पूरी तरह से समाप्त करना है। इनके लिए जगह जगह पर पत्थरों पर इन शब्दों को लिखवाया गया और लिखवा करके दीवारों पर, गुफाओं में, घरों में, महलों में इसको लगा दिया गया ताकि लोग इनको पढ़े और इस प्रकार का वो आचरण करें। आज भी बहुत सारा सूचना को देखिएगा पत्थरों में लिखकर दीवार से चुनवा दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मुखिया जी अगर कोई सड़क को बनाते हैं तो सड़क को जहां पर बनाया गया है उसके सामने एकदम बिल्कुल से इसको खुदवा करके अपना नाम, डेट, कितना राशि लगा, सारा चीज लिखवा देता है ताकि मुखिया जी मुखिया के पद से हट भी जाए तो कोई बात नहीं, लोग पढ़ेंगे कि इसका जो नव निर्माण हुआ है इन्हीं के सहयोग से हुआ। तो ये कार्य अशोक ने किया और यही अशोक का अभिलेख के रूप में भी सामने आया। विदेशों में धर्म प्रचारक भेजना। अशोक ने पांड्य देश, श्रीलंका आदि देशों में अपने धर्म प्रचारक भेजे। श्रीलंका में तो इसने अपने पुत्र और पुत्रियों को ही भेज दिया कि जाओ और वहाँ पर हमारे धर्म का प्रचार करो। तो ये था अशोक का धम्म। अगर हमें अशोक के धम्म के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन में कहा जाता है कि अशोक के धम्म पर प्रकाश डाले या अशोक के धम्म के बारे में लिखे, तो आप यहाँ से शुरू करके यहाँ तक बातों को लिख सकते हैं। या शॉर्ट में क्वेश्चन पूछे कि धम्म पालन के लिए आवश्यक तत्वों को लिखे या अशोक के धम्म की विशेषताओं को लिखे, तो अशोक के धम्म में ये सारी बातें थी, आप इनको लिख सकते हैं। क्वेश्चन शॉर्ट में पूछ सकता है अशोक ने धम्म के प्रचार हेतु क्या उपाय किए या क्या प्रयास किए, आप इन सारी बातों को लिख सकते हैं। चलिए अब हम अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, मौर्य प्रशासन। किसी भी साम्राज्य का विस्तार होने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है उनके प्रशासन की। अगर हमारा साम्राज्य बहुत बड़ा होगा तो इसका मतलब हमारा प्रशासन क्या होगा, बढ़िया। अगर हमारा क्षेत्र है, ये क्षेत्र है और हमारे बगल में दुश्मन है, इधर भी दुश्मन है, इधर भी दुश्मन है, क्योंकि उस समय तो कई छोटे छोटे महाजनपद थे और प्रत्येक जगह राजा था, वो चाहता था कि हमारा साम्राज्य का क्या हो, विस्तार। अगर इनके अंदर प्रशासन ठीक ना हो,
सैनिक व्यवस्था, गांव की व्यवस्था, वहाँ के नागरिक खुश ना हो, मंत्रियों की संरचना ठीक से ना हो, ढंग से ना हो, तो आसानी से आक्रमण कर सकते हैं। जैसे बिहार के बारे में, अपना बिहार को ले ले। बिहार में क्या देखिए, चोरी, डकैती, लूट, हत्या, देखा जाए तो इसमें ये भारत में नंबर 1 लगभग राज्यों में आता है। इसमें बिहार का नाम बड़ा ही गौरव से लिया जाता है कि भैया आप इस चीज में बहुत आगे। अब इसका अर्थ ये थोड़ी है कि बिहार में चोरे खाली पाया जाता है, डकैते पाया जाता है, या किडनैपर या मर्डरर हत्यारा पाया जाता है। इसमें कहीं ना कहीं दोष, कहीं ना कहीं क्या 110%, 100% नहीं, 110% जो दोष है वो हमारे प्रशासन का। और प्रशासन के अंदर कौन आएगा? मुख्यमंत्री, डीएम साहब, एसपी साहब, पुलिस, दरोगा, ये सारे के सारे लोग जिम्मेदार हैं। तभी ये है हत्या की संख्या ज्यादा, चोरों की संख्या ज्यादा। अन्य स्टेट में इससे कम होता है। इसका मतलब वहां के प्रशासन के लोग हमसे ज्यादा ईमानदार हैं, हमसे ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ हैं। कहीं बिल्कुल कम नहीं हो ही नहीं रहा, बिल्कुल नाम मात्र हो रहा है, तो कहें कि वहां के डीएम, वहां के एसपी, वहां के मुख्यमंत्री बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा सच्चे हैं, जिसके चलते वो इन चीजों को, इन गलत चीजों को पनपने ही नहीं देते। लेकिन बिहार में ऐसा हो रहा है तो कितनों डीएम कहे कि हम आईएएस यूपीएससी एग्जाम पास करके आए, हमको गलत कह रहे हो, एसपी आईपीएस का परीक्षा पास करके आए, भैया गलत कर रहे। जी बिल्कुल गलत, तुम गलत नहीं हो तो तुम्हारे स्टेट में इतना ज्यादा क्यों, अन्य स्टेट में क्यों नहीं है? क्या अन्य स्टेट का लोग भालू है, हमारे यहाँ का क्या शेर है? क्यों, वाई? इसका मतलब है तुम जो सोच रहे हो, तुम्हारी जो व्यवस्था, तुम्हारी योजना है वो सही नहीं है। तुम्हारी समझ उतना नहीं है जितना अन्य स्टेट के डीएम, एसपी, पुलिस, दरोगा को है, तुम्हारे पास उतना समझ नहीं है। अगर समझ रहता तो तुम भी अन्य राज्यों की तरह अपराध को कम कर देते। तो प्रशासन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और जब प्रशासन अच्छा होगा, अगर हमारा कहेगा कि हमारे राज्य में चोरी नहीं हो रहा, डकैती नहीं हो रहा, लूटपाट नहीं हो रहा, तो लोग कैसे रहेंगे? शांति पूर्वक रहेंगे। जब शांतिपूर्ण रहेंगे तो कहेंगे नहीं, जो इस राज्य का राजा है ना, इस राज्य का मुख्यमंत्री है, बहुत बढ़िया, क्या शासन चला रहा है। 12 बजे रात में भी लोग यहाँ से वहाँ जा रहे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता चल रहा 10-11 बजे रात में मोटरसाइकिल से निकले, आधा रास्ता में मोटरसाइकिल छीन लिया, तो राज्य कितना सुंदर है इससे पता चलता है। लेकिन मौर्य प्रशासन भैया बिहार के वर्तमान की तरह नहीं था तो ये बिहार का ही मगध के नाम से जाना जाता था। राजधानी वही पाटलिपुत्र, जिनका दूसरा नाम पटना। लेकिन वहाँ की व्यवस्था और यहाँ की व्यवस्था में धरती आसमान का फर्क है। उस समय मौर्य से, मगध से अन्य राज्य सीखते थे, आज बिहार अन्य राज्यों से सीख रहा है। अभी शिक्षा में हम नीचे से नंबर 1-2 पर ही हैं और अन्य राज्य ऊपर में 1 है। पता नहीं कब हम 1 जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे, जाते जाते प्रलय हो जाएगा, पता नहीं, हो सकता है, संभव है। तो मौर्य प्रशासन, मौर्य जो शासन व्यवस्था था, इसने अपने शासन प्रबंध को 4 भाग में बांटा, 4 कैटेगरी बांटा। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट भी है क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं को लिखे या मौर्य प्रशासन पर प्रकाश डाले। 5 नंबर में तो आपको यह प्रश्न ठोकेगा ही ठोकेगा। तो मौर्य प्रशासन प्रबंध को 4 भागों में बांटा जा सकता। पहला, जो सबसे पहला होगा वो होगा केंद्रीय प्रशासन। हमारे देश में भी अगर देश का ले तो केंद्र सरकार, जिसका हेड प्रधानमंत्री। उसके बाद राज्यों में मुख्यमंत्री, लेकिन मुख्यमंत्री, सारे मुख्यमंत्री पर कंट्रोल किसका होता है? प्रधानमंत्री। ठीक यहाँ पर जो सबसे हेड होगा केंद्र प्रशासन में, वो कौन होगा? राजा। राजा सत्ता का केंद्र था। ठीक है, जैसे भी मोदी जी है तो बहुत सारा लोग कहता मोदी सरकार कह देता है ना,
और कोई नेता आएगा, राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो दो लोग कहेंगे कांग्रेस की सरकार, नहीं कहेगा राहुल की सरकार, लोगों पर आ जाता। अभी जैसे बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है तो सीधे कह देता है कि जदयू नीतीश की सरकार है, जबकि वो जदयू पार्टी जनता दल यू का है। लोग ये बहुत कम कहता है कि जदयू की सरकार, सीधे कह देता है नीतीश की सरकार, कहता है ना कहता। तो यहाँ पर भी नाम आ जाता है। तो राजा जो होता है वो हेड होता है, इसी पर डिपेंड करता है कि प्रशासन कितना बेहतर होगा। अगर राजा अच्छा हो, निरंकुश ना हो, ताकतवर हो, वो समाज को, गांव को, अपने प्रजा का देखभाल अच्छा प्रकार से कर पाए, तो उनका जो साम्राज्य है वो फैलेगा, संकुचित नहीं हो, दुश्मनों की संख्या कम होगी और दोस्तों की संख्या बढ़ेगी। तो राजा सत्ता का केंद्र था, वह निरंकुश नहीं था। इसके शासन में कहा कि जो भी राजा बनेगा वो निरंकुश नहीं बनेगा, क्योंकि इसने निरंकुश घनानंद की हत्या करके ही मौर्य वंश की क्या की थी, स्थापना। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को इसलिए बनाया था कि घनानंद जो था वो क्या था, निरंकुश था, अत्याचारित। और वो चाहता था कि एक ऐसे सम्राट मगध पर बैठे जो पूरे भारत पर शासन करे और लोगों के सुख दुख को समझे। चाणक्य ने राज के 7 अंग बताए। इसमें जो मंत्री परिषद था, इसमें एक मंत्री परिषद भी बनाया गया था जो राजा पर भी कंट्रोल कर सकता था। राजा अगर कोई कार्य अपने मन से करे तो वहां पर मंत्री था, मंत्री विचार करेगा कि कार्य किया जाना चाहिए या नहीं। राजा को अपने मन से कोई काम करने के लिए नहीं देता था। तो राजा पर भी अंकुश था। और इस राज के 7 अंग थे, राजा, आमत, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र। राजा भी था, अमात्य था, बड़े बड़े मंत्री, जनपद थे, छोटे छोटे क्षेत्र, दुर्ग था, किला, कोष था, फंड, सेना थी और कुछ मित्र भी थे। मंत्री परिषद, केंद्र प्रशासन का जो दूसरा महत्वपूर्ण भाग था वो था मंत्री परिषद। इसमें 12 से 20 तक मंत्री होते थे, कम से कम 12 और अधिक से अधिक 20 मंत्री हो सकते थे। प्रत्येक मंत्री का वेतन 12,000 पन था। पन सिक्का होता था, जैसे आजकल 10 रुपया का सिक्का होता है ना, उसी तरह का सिक्का होता था जिसको पन कहा जाता था। 12,000 पन उसको 1 वर्ष में दिया जाता था। तीसरा, अमात्य मंडल। अमात्य मंडल क्या था? तो केंद्र शासन सुविधा की दृष्टि से कई भागों में विभक्त था। जैसे पूरा भारत का एक प्रधानमंत्री मुख्य, लेकिन इतने बड़े भारत पर प्रधानमंत्री अकेले शासन नहीं कर पाएगा, इसके लिए उनको कई भागों में उसको बांटना होगा। और उसने बांटा किसमें? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में। तो इसने भी अपने बड़े भूभाग को कई टुकड़ों में बांट दिया। अब उस टुकड़ों को चलाने के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति किया गया, जिसे आज हम मुख्यमंत्री कहते हैं, और उस समय इसे अमात्य कहा जाता था। ठीक है, अमात्य। और अमात्य जहां पर शासन करते थे उस भाग को तीर्थ कहते थे। जैसे अगर बिहार को हम तीर्थ कहें तो बिहार पर शासन कौन कर रहा है? नीतीश कुमार। शासन न कहे, वो एक प्रकार से कहिए कि प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश पर काम को चला रहे, लोगों की सेवा कर, राजतंत्र है नहीं। तो उस प्रकार से उन्हें क्या कहा जाता था? अमात्य। जिन्हें देखिए, केंद्र शासन सुविधा की दृष्टि से कई भागों में विभक्त था, जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। और प्रत्येक तीर्थ का जो अध्यक्ष होता था उसे ही महामात्र या क्या कहा जाता था? अमात्य। अर्थशास्त्र में कुल 18 तीर्थों का उल्लेख है। अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखा गया पुस्तक है, और इसमें 18 तीर्थ का उल्लेख किया गया है। 18 अगर तीर्थ है तो 18 महामात्र भी होंगे। ये केंद्र प्रशासन के अंतर्गत 3 प्रमुख पद थे, राजा, मंत्री परिषद और अमात्य। अब दूसरा जो भाग है वो है प्रांतीय शासन। प्रांतीय शासन, तो प्रांत शासन में क्या होगा? वो राजा होगा, सॉरी छोटे छोटे राज होंगे। वह छोटा छोटा राज जहां पर अमात्य की नियुक्ति नहीं की गई,
वहां पर भी राजा ही है। अब कैसे राजा? तो देखिए यहां पर आपने पढ़ा कि राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और यहां पर क्या है? मित्र। तो बहुत सारे छोटे छोटे राज थे जिसके अंदर राजा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि या तो तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लो या तो तुम अपना राज छोड़कर भाग जाओ। दोनों में से कोई एक काम नहीं किया तो तुम्हारा हत्या कर दिया जाएगा। तो बहुत सारे राज ऐसे थे जो उनका मित्र बन गए, सहयोगी, कि ठीक है मैं आपके विरुद्ध कभी नहीं जाऊंगा, आप जो कहेंगे आप ही के अनुसार कार्य करूंगा। तो उनको क्या कहेंगे? मित्र। तो ऐसे राज्यों में जो मित्र वाले राज्य थे वहां राजा था, वहां पर महामात्र की नियुक्ति नहीं की गई थी। और उसमें से कुल कितने थे? तो कुल 5 थे। 5 छोटे छोटे राज थे। उदीच्य, उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। कौन सा भाग? पाकिस्तान वाला भाग। ये वाला भाग, ये वाला भाग जो है तक्षशिला। ठीक है। अगला अगर आप बात करें अवंती। अवंती आपको महाजनपद में पढ़ाए थे नीचे, जिसकी राजधानी थी उज्जैनी। कलिंग उड़ीसा को कहते थे और कलिंग की राजधानी थी तोसाली। दक्षिणापथ, दक्षिण की तरफ, जिसकी राजधानी थी सुवर्णागिरी। प्राच्य की राजधानी जो थी वो थी पाटलिपुत्र। ये 5 प्रांत थे। और यहां पर शासन करने के लिए हमने क्या कहा? अमात्य का अर्थात महामात्र की नियुक्ति नहीं की गई थी। तो कोई न कोई तो शासन करेगा। तो यहां पर जो शासन कर रहे थे उनको कहा जाता था राजपाल। प्रांतों के राजपाल को प्रायः कुमार कहा जाता था। यहां पर जो शासन कर रहे थे प्रांतों में, इन पर शासन करने वालों को क्या कहा जाता था? कुमार। ये पराया नहीं है, प्रायः है। ठीक है। तो प्रांतों पर शासन करने के लिए कुमार, तीर्थों पर शासन करने के लिए अमात्य। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि मौर्य प्रशासन के अंतर्गत कितने प्रांत थे? तो आप कहेंगे 5। प्रांतों पर शासन कौन करते थे? कुमार। मौर्य काल में कितने तीर्थ थे? तो आप कहेंगे 18। तीर्थों पर शासन कौन करते थे? तो महामात्र या अमात्य। क्लियर है। तीसरा जो आ गया नगर प्रशासन, छोटा भाग। तो मेगास्थनीज के अनुसार नगर का शासन प्रबंध 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। अब नगर होगा तो नगर में भी तो शासन चलाना होगा। जैसे देश के लिए प्रधानमंत्री, उससे छोटा चले जाए तो राज्य, मुख्यमंत्री, राज्य से आ जाए जिला, तो जिला के लिए प्रत्येक जगह सांसद है। सांसद के बाद छोटा छोटा प्रखंड, प्रखंड के लिए विधायक, प्रखंड के अंदर पंचायत, पंचायत के लिए मुखिया, और पंचायत के अंदर गांव, गांव के लिए वार्ड सदस्य, है कि ना। ठीक यहां पर भी उसी तरह का था कि सर राज्य के लिए ठीक हो गया कुमार करेगा। अब शहर में भी कुमार आके करेगा क्या? अब बिहार का मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है। अब बिहार के अंदर जिला क्या है? कटिहार। तो कटिहार पर भी शासन करने के लिए नीतीश कुमार आएगा क्या? तो यहां पर शासन करने के लिए यहां के जो लोग हैं, यहां के जो स्थानीय लोग हैं उनको चुना जाएगा। और कौन चुनेगा? यहाँ के लोग। तो नगर प्रशासन में कुल 30 सदस्य थे। ठीक है। जो 6 समितियों में विभक्त था। 30 गो सदस्य होगा और उसके लिए कितनी समितियां बनी? 6। तो सीधी सी बात है, अगर 6 समिति है और 30 तो सदस्य होगा तो एक समिति में कितना सदस्य होगा? 5। तो यहाँ पर लिखा भी गया है कि प्रत्येक समिति में कितने सदस्य थे? 5। अब वो समितियां किन किन पर थी, कौन कौन विभाग पे था? तो वो शिल्प कला समिति थी, वैदेशिक समिति थी, जनसंख्या समिति थी, देखता था आदमी बढ़ रहा कि घट रहा, वाणिज्य व्यवसाय से संबंधित समिति थी, वस्तु निरीक्षक वस्तु का देखरेख करता था, सही वस्तु की गलत, कर समिति थी। ये 6 समितियां थी जिसमें प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे और कुल मिला के 6 5 30 सदस्य। जो सबसे छोटा आएगा
वो क्या आएगा? ग्राम प्रशासन। गांव, और ग्राम को भी चलाने के लिए कोई ना कोई तो होगा। तो ग्राम का जो प्रशासन था उसके लिए एक मुखिया होता था, हेड, कि देखिए सर गांव को आप देखेंगे। और उस मुखिया को या तो ग्रामिक कहा जाता था या ग्रामीणी कहा जाता था। ग्राम में एक प्रशासनिक अधिकारी होता था जिसे भोजक कहा जाता था। आज भी देखिए पंचायत को चलाने के लिए दो व्यक्ति की आवश्यकता होती, एक लोगों द्वारा चुना गया और एक सरकार के द्वारा चुना गया। लोग जिनको चुनते हैं वो होता मुखिया, ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया। अब सरकार भी होता है जो इनको देखेगा, तो उनके लिए होता पंचायत सचिव, होता है ना। तो यहां पर भी लोगों द्वारा जो चुना जाएगा वो ग्रामिक या ग्रामीणी कहलाएगा, लेकिन जो यहां से अधिकारी आएगा जो इनको सूचना देगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनको क्या कहा जाता था? भोजक। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मोर प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए या मोर प्रशासन पर प्रकाश डालिए, आप यहां से शुरू करके यहां तक आसानी से लिख सकते हैं। चले अब आगे बढ़ते हैं। मौर्यों की सैन्य व्यवस्था। अब मौर्यों के पास था विशाल सेना। आपको पिछली कक्षा में पिछला पाठ में बताया गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास लगभग 6 लाख पैदल सेना थी, जो जिधर निकलता था उधर कुचल देता था। और तब जाके इसने मगध से निकलकर पूरे भारत पर शासन किया और अखंड भारत का निर्माण किया। और ये सेना कितनी कैटेगरी में थी, और बिना सेना का आप युद्ध जीत नहीं सकते। सेना होता ही है युद्ध जीतने के लिए और अपनी रक्षा करने के लिए। तो सेना था तभी मगध का उत्कर्ष हुआ। तो मौर्यों की सेना के 6 विभाग थे, 6 प्रकार का सेना चंद्रगुप्त मौर्य रखते थे। पैदल तो था ही, दूसरा अश्व घोड़ा वाला सेना, फिर हाथी वाला सेना, फिर रथ में भी चढ़ के जाते थे। नौसेना नदी से भी वार करते थे, नाव वाला। और सैन्य यातायात, जो यातायात वाला था, आते जाते रहता था, लाना और ले जाना, काम ही था लाना और ले जाना। इस तरह की व्यवस्था थी, विभाग थे। मौर्यों के पास एक विशाल सेना थी, लगभग कितना? 6 लाख। अपनी सेना का कमांडर इन चीफ होता था कौन? राजा। राजा जो होता था वही सेना का कमांडर ऑफ चीफ होता था। आज सेना का जो हेड होता है कौन होता है? प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? राष्ट्रपति। सेना का हेड राष्ट्रपति होता है, वही कहलाता कमांडर इन चीफ। अब यहां पर न्यायालय भी थे। सेना है तो कोई गलत काम करेगा उसको पकड़ के लेके आ जाएंगे कि हुजूर फलना बाबू ने ये किया, इसने मेरा सामान चुरा लिया, इसने हमें गाली दी, इसने हमें मुक्का मारा। अब इसका निर्णय सेना थोड़ी करता। आज भी कुछ केस होता है तो कोई घटना होता, थाना से पुलिस आता है तो हमको पकड़ के लेके चले जाता, दरोगा थोड़ी निर्णय कर देता। अब निर्णय करने के लिए हमें कहाँ जाना होगा? कोर्ट। तो ठीक यहां पर भी कहाँ भेज दिया? न्यायालय। सम्राट जो होता था राजा, वो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। जैसे आज सुप्रीम कोर्ट, पहले आप जाइएगा सिविल कोर्ट जिला वाला, फिर जाइएगा राज का हाई कोर्ट, वहां से भी संतुष्ट ना हुए तो सुप्रीम कोर्ट, वहां पर से संतुष्ट ना हुए तो अंतिम आप राष्ट्रपति के पास जाएंगे। और राष्ट्रपति का ही पद उस समय राजा रखता था, सम्राट, सबसे हेड। 2 प्रकार का न्यायालय होता था। मौर्य के न्यायालय 2 भागों में बटे थे। आज भी 2 भाग में बटा है, एक उच्च न्यायालय और दूसरा सर्वोच्च न्यायालय, जिसको आप हाई कोर्ट कहते हैं, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो यहां पर उस तरह का है, उसी तरह का न्यायालय था, लेकिन नाम अलग अलग। धर्म अस्थीय न्यायालय, ये जो न्यायालय था इसका काम केवल और केवल दीवानी न्यायालय था। दीवानी मतलब क्या? कोई प्रेम में दीवाना हो गया? नहीं, इसका संबंध सीधा भूमि से होता है। 2 तरह का केस होगा, एक भूमि विवाद और एक होगा मारपीट।
जब आप मारपीट कर दिए, किसी तरह से लड़ाई झगड़ा कर लिए, तो उस तरह का विवाद को कहते हैं फौजदारी मामला। लेकिन जमीन वाला विवाद जो है वहां पर मारपीट नहीं होता, वहां पर बाबू कागज पर होगा कि कागज दिखाओ तुम्हारा जमीन है या, वहां जबरदस्ती होने वाला नहीं है। लेकिन मारपीट में तो जबरदस्ती ठेल के इधर करती है उधर करती है, किसी को भी ज्यादा चोट लग सकता है, किसी को कम भी। लेकिन जमीन में बाबू चोट वाली बात नहीं, कागज दिखाओ है तो सही, नहीं तो छोड़ दो जमीन। तो दीवानी जो है इसके अंतर्गत भूमि के मामलों को देखा जाता था। हुजूर हमने इसके पास जमीन बेचा था, इसने बेईमानी कर लिया, डुप्लीकेट कागज बना लिया, इस तरह का जो फैसला होगा वो ये धर्मस्थीय न्यायालय करेंगे। दूसरा क्या था? फौजदारी, जिसमें मारपीट लड़ाई झगड़ा आदि थे, उनमें था कंटक शोधन न्यायालय। इनमें मारपीट झगड़े वाले फौजदारी मामले आते थे, ये न्यायालय था। अब गुप्तचर व्यवस्था, किसी भी